हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और न समझ में आने वाले टॉपिक यानी ईसीजी के बारे में। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे और नीट लेवल तक बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास ईसीजी। तो सबसे पहले बच्चों, ये ईसीजी होता क्या है? देखो, आप सभी ने कभी न कभी हॉस्पिटल में देखा होगा या टीवी सीरियल में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि इस प्रकार से मशीन लगी रहती है और इस मशीन में इस प्रकार से एक लाइन ऐसे चलती हुई आपको दिखाई देती ऐसे। और कई बार ये लाइन ऐसे चलते चलते ऐसे सीधी हो जाती है, और जब सीधी हो जाती तो लोग कहते हैं इसकी डेथ हो गई। और जब तक ये ऐसे चलता रहता है तो इसको बोलते हैं कि पेशेंट अभी लाइव है। तो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना, यही होता है हमारा ईसीजी। इसी को हम कहते हैं ईसीजी। तो चलिए अब पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। अब बेटा बात कर रहे थे हम लोग, अभी बताया मैंने कि इस तरीके से जो ग्राफ चलता है, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ये हिंदी में बात करें अगर तो हृदय की धड़कन के समय अथवा हृदयी चक्र के समय हृदय के द्वारा जो एक वैद्युत क्रियाविधि या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उत्पन्न की जाती है, उसको पेपर पर प्रिंट करने की घटना को अथवा मशीन पर उस ग्राफ को देखने की घटना को हम ईसीजी कहते हैं। क्लियर हो गया कि हृदय के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किए जाते, उनको इलेक्ट्रोड की सहायता से पेपर पर प्रिंट करना अथवा मशीन पर देखने की घटना को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड ईसीजी। अब दूसरी बात, जो वो अस्पताल में, हॉस्पिटल में या टीवी धारावाहिक में या फिल्म में आप देखते हो, वो इस तरीके से चलता रहता है। तो जिस मशीन में वो चलता है उस मशीन को बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। उल्टा है, ग्राफ मशीन के लिए और ग्राम ग्राफ के लिए। जो बन रहा है उसे ग्राम बोलेंगे और जिस मशीन पर हम देख रहे हैं उसे हम ग्राफ कहते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं इसलिए चूंकि ग्राफ का मतलब आपको समझ जाएंगे। ग्राफ का मतलब ग्राफ नहीं समझना, ग्राफ का मतलब यहां ग्राम है और ग्राम का मतलब ग्राफ है। समझ गए? जिस मशीन को के द्वारा हम उस ग्राफ को प्राप्त करते हैं उस मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। मशीन यूज्ड ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? दिस टेक्निक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब बात यह आती कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो इसकी खोज की बच्चों एंथोवेन ने। किसने की? एंथोवेन ने। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये है क्या और किस प्रकार से, कहां से ये जनरेट होता है और क्यों जनरेट होता है और किस प्रकार से ये ग्राफ बनते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहां पर आपको बताया गया था कि जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है बेटा।
इस तरीके से आपने देखा कि ये हार्ट है और हार्ट में ये राइट आर्किल, इस तरीके से ये राइट आर्किल लगे हैं और राइट आर्किल के साथ ये उसका वेंट्रिकल ऐसे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला लाल बना दिया है, गजब हो जाएगा, लाल बना देंगे, क्योंकि इसमें तो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको तो नीला ही बनना पड़ेगा भाई। तो बेटा इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है ये आर्किल और ये वेंट्रिकल और ये लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ऐसे इस तरीके से ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको बताया गया था कि एट द राइट कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, ये राइट अपर कॉर्नर पर यहां पर ऐसे नोड प्रेजेंस होता है। क्या बताया था मैंने? ऐसे नोड, ये ऐसे नोड यहां पर प्रेजेंस होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड इसको कहते हैं। इसके पहले एक बात और समझ लें, देखिए यहां पर हार्ट बना किससे है? कार्डियक मसल्स थे और हार्ट बीट कर रहा है इस तरीके से, लप डप लप डप लप डप ऐसे बीट कर रहा है। तो यहां पर दो घटनाएं आ रही हैं। एक घटना हो रही जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी सिस्टोल कर रहा है, और दूसरा जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, देखो जब रिलैक्स होती है तो इसको पोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किसी भी हार्ट जब कोई मसल्स, जैसे ये कोई मसल्स है, पहले यहां पर तीन बातें समझ ले हमारी। मसल अगर रेस्टिंग कंडीशन पे है, कोई भी मसल्स रेस्टिंग कंडीशन पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइज्ड कंडीशन, पोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं। जब कोई मसल्स एक्टिव है मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, और जब ये मसल्स डीपोलराइज होने के बाद फिर से रेस्टिंग कंडीशन में आती है, यानी जब अगेन रिलैक्स में आएगी, अगेन रिलैक्स करेगी, तो इसको हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड। ज्यादा जानकारी आपको मैं दूंगा नर्वस सिस्टम में, अभी यहां पर आप इतनी बात समझ लें। जैसे हमारा ये हाथ है, अभी इसकी सारी मसल्स कैसी हैं? रेस्टिंग कंडीशन में। जब बेटा ये रेस्टिंग कंडीशन में, तो इस समय जो मसल्स है ना, इस समय मसल्स कैसी हैं? पोलराइज्ड कंडीशन में। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई कि नहीं हुई? सिकुड़ गई, एक्शन हुआ इनमें। जब इनमें एक्शन हुआ तो इसको बोला गया डीपोलराइज कंडीशन। अब ये मुट्ठी जब दोबारा खुल करके दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में गए हम, तो इसे क्या बोला गया? रीपोलराइज्ड कंडीशन। ये बात बहुत जानना जरूरी है यहां पर, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ऐसे नोड क्या करता है आपको पता है? इसे पेसमेकर कहते हैं। क्यों पेसमेकर कहते हैं? क्योंकि इससे स्पॉन्टेनियसली का मतलब स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन होता है, यानी यहां से ये क्या करता है? जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल यहां से एक्शन पोटेंशियल लगातार जनरेट होता है। इसी एक्शन पोटेंशियल को, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होता था आप बताइए? कि हार्ट की जो मसल्स थी वो ऐसे बीट करती थी। जितनी बार यहां पर इंपल्स जनरेट होगा उतनी बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही बताया था ना। तो ये क्या कर रहा है? यहां पर ये स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन
इन हार्ट मसल्स। एक बार फिर से बात को समझ लें कि राइट एट्रियम में, ये राइट एट्रियम है, इसके अपर राइट कॉर्नर पर एसए नोड पाया जाता है। एसए नोड हार्ट को बीट कराने के लिए या धड़कन को उत्पन्न करने के लिए लगातार स्वतः एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से हार्ट की मसल्स कैसी हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं बोलो, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अर्थात डिपोलराइज होती हैं। तो इस प्रकार इसी की वजह से इसको हम पेसमेकर कहते हैं, चूंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इस जनरेशन की वजह से स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इन हार्ट मसल्स, और इसी का रिजल्ट होता है बेटा क्या, इसका रिजल्ट होता है हार्ट में बीटिंग उत्पन्न होना। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो जनरेट हुआ इसकी वजह से हार्ट बीट हुआ। क्या हुआ बेटा, ये इसकी वजह से हार्ट बीट हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट था ये ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैल गया। यहां से जो करंट जनरेट हुआ, ये जो एक्शन पोटेंशियल या करंट जनरेट हुआ, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे फैल जाता है। ठीक है, अब यहां से ये चल करके बॉडी में गया, और बॉडी से ये स्किन में चला गया। कहां चला गया, स्किन में चला जाता है, और इस स्किन पर आए हुए इस इलेक्ट्रिक करंट को, स्किन पर आए हुए इस इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रोड के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्टेड बाई इलेक्ट्रोड। और जब इसे डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो जो ग्राफ बनता है, ये जो ग्राफ बन रहा है ऐसे आप देखते हो, ये ग्राफ बनता है, इसी ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। बेटा इसको एक बार और देखते हैं, बहुत आसान तरीके से समझाते हैं इसको हम आपको। मैंने क्या कहा कि ऐसे नोड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप को समझ में नहीं आता है। इस इलेक्ट्रिक करंट के जनरेट होने के कारण हार्ट बीट हुई। हार्ट बीट से क्या हुआ, ब्लड पंप हुआ, और ब्लड क्या हुआ, पूरी बॉडी में गया, तो स्किन में भी गया। तो इस स्किन में प्रेजेंस इस इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसी डिटेक्टेशन की वजह से जो ये करंट था, जो ऐसे नोड से जनरेट हुआ था, यही करंट जो था ये ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात पूरी? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटे देखो इसको नापते कैसे है ना, चलो दिखाते हैं तुम्हें। जैसे ये एक रामलाल जी हैं, ये बड़ा फेमस नाम है रामलाल जी, अक्सर मिल जाते हैं। और रामलाल जी जहां भी होते हैं फोकट के कामों के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। हाँ, कहीं भी मिल जाए तो ये फोकट के काम जो है के लिए बहुत फेमस होते हैं, और इसीलिए इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना ईसीजी भी कराना पड़ेगा। नहीं कराना पड़ेगा बताओ? अच्छा हाँ, क्योंकि ये क्या है, रामलाल जी। अब ये रामलाल जी इस तरीके से इनको एक बेड पे लिटा दिया गया ऐसे, चलो ऐसे, ऐसे। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लीड लगाते हैं। देखो दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी बुक के मुताबिक केवल 3 लीड की बात की गई, वैसे लीड लगती हैं कई सारी। दोनों बातें आपको हम बताते हैं। अब ये हमारा जो है ये मशीन है, मशीन का क्या नाम था, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ।
ठीक है, ये मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब रामलाल जी का करना है, तो इसमें से एक लीड जो है यहां से बनाएंगे, एक लीड कहां से चलेगी, यहां से चलेगी ऐसे, दूसरी लीड कहां जाएगी, यहां पे जाएगी, यानी दोनों कलाइयों पे, बोथ रिस्ट, दोनों कलाई होती ना हमारी, ये ऐसे यहां पे लगेगा और यहां पे लगेगा। एक जो होता है वो लेफ्ट एंकल, ये देख रहे हैं ना भाई, बायां तरफ इधर ही तो होगा ना बायां, तो लेफ्ट एंकल, तो कहां लीड लगाई हमने, ईच रिस्ट और लेफ्ट एंकल, लेफ्ट एंकल के साथ ऐसे लगा दिया, ऐसे। एनसीईआरटी केवल इसी की बात करती है, वैसे लीड यहां पर भी लगती है, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन के मुताबिक चलना बेटा। ये जो ग्रीन कलर से बताया है इसको आपकी बुक ने मेंशन नहीं किया गया है, पहले से मैं बता दे रहा हूं, ये ग्रीन वाले ये 6 है, तो ईच रिस्ट यानी 2 प्लस एंकल बराबर, यानी 3 लीड्स यहां पर लगाते हैं इस जगह पर। अब रामलाल जी लेटे हुए, रामलाल जी की धड़कन चल रही है, ऐसे रूट ने इंपल्स को जनरेट किया, इंपल्स स्पॉन्टेनियस क्या करते हैं, कार्डियक मसल्स को डिपोलराइज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हार्ट बीट हो रही है, हार्ट बीट के द्वारा ब्लड क्या हो रहा है, सारे शरीर में पंप हो रहा है, और उसी ब्लड के साथ रामलाल जी के स्किन में भी करंट आ गया। इसी करंट को हम इस मेथड से डिटेक्ट कर रहे हैं, और यहां पर अब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक ग्राफ ऐसे बन के आ रहा है, इस तरीके से ऐसे ग्राफ बन के आ रहा है, इस तरीके से ऐसे ग्राफ बन के आ रहा है। इस ग्राफ को हम कहते हैं ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो ये जो बन रहा है इससे ग्राम कहते हैं, जिस मशीन से ये देखा जा रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यार एक चीज तुम लोग बताते नहीं हो, रामलाल जी के आंखें नहीं लगाई, देखें कैसे, हाँ रामलाल जी करवा रहे हैं क्या ECG, इसलिए बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, गंजे भी ठीक नहीं लग रहे, थोड़ा बाल आल बना दो रामलाल ऐसे। हाँ, रामलाल जी जो भी हमने रामलाल जी देखे उनके बाल ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से मैंने देखा, ठीक है। तो बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं कि रामलाल जी का ये मामला बन रहा है। अब देखो यहां पर एक चीज और देखो, अरे बड़ी पुरानी बात है, कोई रामलाल जी याद आ गए यार, अगर रामलाल जी ने कहीं वीडियो देख लिया तो बड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए इस पर जो ग्राफ बन रहा है, रियल में अगर इस ग्राफ को बनाया जाए तो बेटा इस तरीके से कि स्ट्रेट लाइन वो ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं, तो एक यहां पर ऐसे दिखती है आपको, इस तरीके से ऐसे देखो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेटेड है, फिर ये थोड़ी दूर तक ये लाइन ऐसे सीधी चलती है, सीधी चलने के बाद थोड़ी सी नीचे आती है, और फिर एक लिमिट तक ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी थोड़ी सी ऐसे, और नीचे आने के बाद फिर ये थोड़ी सी ऐसे स्टेट चलती है, और स्टेट चलने के बाद फिर से एलिवेट होती है ऐसे, और इसके बाद फिर से अगली वेव ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्या, इसे बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं बेटा, पी वेव। फिर इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्यू वेव, इसको बोलते हैं आर वेव, ठीक है, इसको बोलते हैं एस वेव, और ये जो देख रहे हो इससे बोलते हैं टी वेव। फिर यहां पर ये पी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है
इस ग्राफ का मतलब क्या होता है अब हम लोग ये समझेंगे यहां पर। अब बेटा देखना ये कि ये क्या बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि पूरे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में 3 प्रकार की वेव बनती है। ऐसे मत गिनना बेटा कि P, Q, R, S, T, ऐसे आपको क्या लगेगा, कितने प्रकार की वेव लग रही है अब आपको, 1 2 3 4 5 लग जाएंगी। ये 5 वेव नहीं है, ये केवल आपकी कितनी वेव है, 3 वेव्स हैं। P वेव्स, फिर Q, R, S को एक ही वेव माना जाता है, और T वेव। तो कुल कितनी वेव हो गई, 3। अब देखिए इसका क्या मतलब है, मतलब समझिए। जैसे मैंने क्या कहा था कि स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये हम ले लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि इस समय क्या है, इस समय ज्वाइंट डायस्टोल है, ज्वाइंट डायस्टोल है। आपको बताया था कि ज्वाइंट डायस्टोल के समय क्या होता है कि हार्ट के चारों चेंबर बिल्कुल से रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। ये आपको बात बताई गई थी। ये हो गया ज्वाइंट डायस्टोल। अब क्या हुआ इसके बाद, विद्यार्थी ध्यान दें बेटा इधर। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ध्यान से समझने की जरूरत यहां पे है। ये वेंट्रिकल्स, ये फिर से वेंट्रिकल्स। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो एट्रियम है, इस यहां पर ये लगा है हमारे एसए नोड। एसए नोड का काम क्या है कि यहां पर वो अपने आप स्वतः इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे आर्टिकल की वाल को दिए जाते हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ ये चीज एबी नोड को भी भेजी जाती है, ऐसे एबी नोड को भी भेजी जाती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से जनरेट होगा, तो जनरेट होने में क्या होगा कि दोनों आर्टरिया एक साथ ऐसे सिकुड़ते थे। कार्डियक साइकिल में बताया था ना कि जैसे ऐसे नोड से जनरेट होगा तो बोथ एट्रियम साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्टेड, और कहां चले जाते हैं, सिस्टोलिक कंडीशन। सिस्टोलिक कंडीशन में क्यों गए, क्योंकि जो एट्रियम की, जो अलिंद की कार्डियक मसल्स थी वो डिपोलराइज हुई। किसकी वजह से, ऐसे नोड के आने वाले इंपल्स की वजह से। और जैसे यहां से जनरेट हुआ, दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन पर इस प्रकार से ऐसे एक ये बन गया। ये पी वेव कब बनी, पी वेव अपवर्ड। वैसे सीधे लाइन कब थी, जब ज्वाइंट डायस्टोल था। अब पी वेव क्या हो रहा है, पी वेव अपवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन जनरेट हुआ, ऐसे नोड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, depolarization in atrial muscles, both atrium contracted। इसका मतलब पी वेव का बिल्कुल सीधा समझ लें, इसका मतलब हो गया एट्रियल सिस्टोल, अलिंद का संकुचन, ये हो गया। क्लियर हुआ। पी वेव क्या बता रही है, पी वेव बता रही है, पी वेव का ऊपर उठना ये बता रहा है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, या एट्रियम की मसल्स डिपोलराइज हुई, या एट्रियम सिस्टोल में चले गए। केवल इतनी बात यहां पर ये लिखी हुई है। पूछा कई तरीके से जाता है, इसलिए कई तरीके से यहां पे बताया गया। अब दूसरी बात, क्यू आर एस वेव कॉम्प्लेक्स क्या है। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स इसलिए यहां पर लिखा मैंने क्योंकि ये हो क्या रहा है यहां पर। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, हो ये रहा है कि इसके से नीचे इस तरीके से ये बंडल ऑफ हिस बताया गया था आपको। बंडल ऑफ हिस से दोनों तरफ इस प्रकार से ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, ऐसे
ऐसे गए और यहां से ये पर्किंजर फाइबर पूरे वेंट्रिकल्स की दीवार में ऐसे फैले होते हैं। इस तरीके से आपको बताया गया, ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, आपको बताया गया था कि ये इंपल्स आने के बाद ये जो एवी नोड है, ये एवी नोड इंपल्स को थोड़ा सा डिले करता है, 0.1 सेकेंड डिले करता है, थोड़ी देर के लिए इसे रोकता है। फिर ये इंपल्स यहां से बंडल ऑफ हीट से चल करके दोनों ब्रांचेस में फिर पर्किंजर फाइबर में जाते हैं। लिखा हुआ इंपल्स कंडक्टेड फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड से बंडल ऑफ हीट टू पर्किंजर फाइबर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट। अब क्या होगा, ऐसे नोड से जो इंपल्स थे वो कहां गए एवी नोड में, एवी नोड से कहां गए बंडल ऑफ हीट में, बंडल ऑफ हीट से कहां गए पर्किंजर फाइबर, और पर्किंजर फाइबर से में जैसे इंपल्स आया तो दोनों वेंट्रिकल जो थे वो ऐसे कैसे हो गए, ऐसे सिकुड़ गए। और जैसे ये सिकुड़े, यानी यहां पर हो क्या रहा कि इंपल्स का ऐसे नोड से पर्किंजर फाइबर तक जाना और वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना की घटना को रिप्रेजेंट किया जाता है QRS वेव से। तो QRS, अब देखो यहां पर हो क्या रहा बेटा, फिर से एक बार दूसरी तरीके से भी देखें। थोड़ी देर के लिए ये लाइन सीधी हुई, ये सीधी इसलिए हुई चूंकि इतना टाइम लगा, ये डिले कर दिया इसने, इतना थोड़ा सा समय ये लगा इसलिए सीधी हुई। फिर इसके बाद ये ऐसे थोड़ा सा नीचे हुआ ये डिले की वजह से, और अब ये ऊपर गई और ऊपर आके फिर नीचे आई और फिर ये इस तरीके से ऐसे यहां तक। तो ये QR और S ये वास्तव में रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। अब देखिए इसके बाद फिर थोड़ी सी ये सीधी रही, फिर ऐसे बनी हुई है इस तरीके से ऐसे। अब इसको अपन लिखते हैं टी वेव। अब टी वेव क्या है, टी वेव कुछ नहीं, एक धड़कन खत्म हो गई भाई, आर्किल सिकुड़ गए, फिर वेंट्रिकल भी सिकुड़ गए कि नहीं सिकुड़ गए। अब ये सब वापस अपनी कंडीशन में नहीं लौटेंगे, रिलैक्स भी तो होगा। यानी टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टी वेव बच्चों रिप्रेजेंट कर रही एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी नॉर्मल, वापस वेंट्रिकल का नॉर्मल स्टेट में लौटना या वेंट्रिकल्स का रीपोलराइज्ड होना टी वेव रिप्रेजेंट करता है। तो टी वेव एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर रीपोलराइज्ड कंडीशन या नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि इसका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ECG। अब बेटा देखते हैं कि नीट में यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अप्रोक्सीमेट 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि काउंटिंग ऑफ QRS वेव को गिन करके क्या पता लगाया जाता है। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की, कि किसी भी व्यक्ति का जो ECG देखा जाता है उससे हम कैसे पता करते हैं और क्या पता करते हैं। तो QRS की संख्या को गिन करके हम पता लगाते हैं कि कितनी हार्ट बीट हो रही है, हार्ट बीट की संख्या का पता लगाते हैं। काउंटिंग ऑफ QRS वेव डिटरमिनेटेड द नंबर ऑफ हार्ट बीट। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, सभी में जो शेप होता है वो यही शेप होता है, सभी में यही शेप होता है। इस तरीके से ये शेप ऐसे। क्लियर हुआ। P, Q, R, S और T
सभी में ये शेप होता है, सेम शेप इन डिफरेंट इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है, शेप जो आएगा वो सभी में यही होगा। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मान लीजिए इसमें कोई चेंज आ रहा है, चेंज कैसे आ सकता है? मान लीजिए कि पी वेव इस तरीके से इनलार्ज हो जाए, ये और ऊपर तक चली जाए, ऐसे इनलार्ज हो गई। अब ये तो एब्नॉर्मलिटी हो गई, नॉर्मल से ऊपर चली गई, तो क्या होगा ये? इसका मतलब ये है कि इनलार्जमेंट इन पी वेव, इनलार्जमेंट इन एट्रियम। दरअसल क्या होता है, क्रोनिकल बीमारी होती है श्वसन से संबंधित, जिसमें क्या होता है कि राइट एट्रियम कुछ लोगों का बड़ा होता है। और जब राइट एट्रियम बड़ा होता है तो ऐसे लोगों में जब ईसीजी कराई जाती है तो ये पी वेव हमेशा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई आएगी। क्लियर हो गई बात? तीसरा, एलिमेंट इनलार्जमेंट ऑफ क्यूआरएस वेव। अगर किसी में क्यूआरएस वेव, ये वेव डिस्टर्ब आ रही है, नॉर्मल शेप में नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन जानते हो क्या होता है? हार्ट अटैक आना, हृदय का काम करना बंद कर देना। तीसरी बात, अगर एसटी वेव एलिवेटेड हो जाए, एसटी वेव ये देख लो, अगर किसी प्रकार का यहां पर डिस्टरबेंस आ रहा है, ये एबनॉर्मल शेप है एसटी वेव, यहां पर कोई एबनॉर्मल शेप आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हार्ट की जो मसल्स है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तब ये शेप डिस्टर्ब होकर के आएगा। यानी एसटी वेव एलिवेटेड, देन हार्ट मसल्स रिसीव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की संभावना बन जाएगी। अब अगर टी वेव, ये वाली टी वेव आप देख रहे हो, ये फ्लैट हो जाए, ऐसे फ्लैट हो जाए, होनी कैसे चाहिए? ऐसे हो, कैसी जाए? सीधी। तो टी वेव अगर आपके ग्राफ में इस तरीके से फ्लैट होके आ रही है तो ये क्या है? यहां भी क्या हो जाएगा कि हार्ट मसल हैव इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी यहां भी जो हृदय की पेशियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। बात समझ में आई? अब नॉर्मल वेव पर जब ईसीजी किया जाता तो मशीन से आवाज आती है, पीप 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 की आवाज आती है, और यह ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बच्चों, अगर ये लाइन इस तरीके से सीधी हो जाए, ये जो ग्राफ बना हुआ था, मान लीजिए ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा, और अचानक से ये लाइन सीधी हो जाए और मशीन हमारी आवाज करने लगे, क्या? पी, लंबी सी आवाज करने लगे, तो इसका मतलब, आगे समझदार हो, राम नाम सत्य है, हमारा मुर्दा मस्त है ना? मुर्दा क्यों मस्त है? क्योंकि अब उसको कोई क्रिया नहीं करनी है, उसकी समस्त जैविक क्रियाएं संपूर्ण हो चुकी हैं, और जब तक वो जीवित था तब तक व्यस्त था। किसमें व्यस्त था? अपनी जैविक क्रियाओं को कराने में। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, मरा मुर्दा मस्त है, कि अब उसे कुछ नहीं करना, सारी टेंशन खत्म, मस्त, कोई जैविक क्रिया नहीं करना। और जब तक वो जीवित था, हृदय को धड़काओ, फेफड़े को भरो, किडनी से ये कराओ, दिमाग चलता है, अरे बड़ी व्यस्तता रहती है भैया, इसलिए मुर्दा मस्त है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।